विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। कल जो हमारी बात हुई थी, अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं हमने देखी थी, जिसमें धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ की, कल्याण संबंधी परिभाषा और सीमितता संबंधी परिभाषा, विकास संबंधी परिभाषा और भारतीय दृष्टिकोण आवश्यकता विहीनता की स्थिति, गांधी के अनुयायी रहे जेके मेहता के द्वारा जो परिभाषाएं देने का, ऐसा नहीं है यही परिभाषाएं अपने आप में पर्याप्त है, पर एक मोटा मोटी सी हम एक विषय के संदर्भ में समझ विकसित करने के लिए इस प्रकार से इनका विभाजन कर सकते हैं। अब ये सारी जो परिभाषाएं हैं, इनके आधार पर कोशिश की जाए कि भाई फिर एक अर्थशास्त्र के संदर्भ में एक समझ विकसित की जाए कि अर्थशास्त्र वास्तव में फिर है क्या। कोई इसको धन का विज्ञान कहता है, कोई इसको कल्याण से संबंधित बताता है, कोई इसको कहता है कि भाई ये वो है अध्ययन की वो है शाखा है जो सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति, जिनके की मतलब सीमित संसाधन है जिनके की वैकल्पिक उपयोग है, यानी एक ही संसाधन कई जगह काम भी आ सकता है, उससे हमारी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे करें, यह सिखाने वाला जो शास्त्र है, जो अध्ययन की पद्धति है, वो अर्थशास्त्र है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई विकास की एक प्राइमरी अवस्था, एक डायनेमिक प्रोसेस को जो फॉलो करता है, जो डायनेमिक प्रोसेस की ओर ले जाता है, वो अर्थशास्त्र है। कुछ कहते हैं कि भाई मनुष्य को आवश्यकता विहीनता की अवस्था की ओर अग्रसर करने वाला शास्त्र है, वो अर्थशास्त्र है। तो एक सामान्य समझ जिसको हम कहें कि अर्थशास्त्र के बारे में 12वीं कक्षा का विद्यार्थी एक क्या समझ विकसित कर सकता है, तो इन सबको अगर निष्कर्ष के रूप में हम लिखें तो मोटा मोटी सी कुछ मुख्य बातें जो निकल करके आती हैं अर्थशास्त्र को, मुख्य तत्व कह सकते हैं हम इसको, मुख्य बातें जो भी आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं कि भाई अर्थशास्त्र होता क्या है, एक सामान्य सी हम समझ विकसित। तो देखिए, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो क्या निकल करके आती है कि भाई अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कभी भी शून्य में नहीं हो सकती। शून्य से मेरा मतलब है कि अर्थशास्त्र समांतर रूप से मनुष्य के साथ चलता है, यानी कि जहां मनुष्य अपनी गतिविधियां संपादित करता है। तो कहने का मतलब एक सीधा सा यहां हो गया कि अर्थशास्त्र का एक जो पक्ष है वो है मानविकीय, ठीक है। तो ये बात तो यहां स्पष्ट हो गई कि अर्थशास्त्र मनुष्य के द्वारा संपादित जो क्रियाएं की जा रही हैं, तो बिना मनुष्य के अर्थशास्त्र संभव नहीं है, पहली बात। तो यहां से एक बात निकल करके ये आ सकती है कि भाई अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है। अब देखिए, यहां दो चीज आती है, हमारे थोड़े से विषय पाठ्यक्रम में नहीं है, थोड़ी सी में चर्चा कि भाई विज्ञान है, मैंने कहा अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है, ठीक है। मानवीय इसलिए कि क्योंकि मानव के बिना क्रियाएं संपादित नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से बिना मानव के नहीं हो सकती, तो इसलिए तो मानवीय तो है। शून्य में अर्थशास्त्र उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन अब ये विज्ञान है, या यहां दो प्रकार के पक्ष आते हैं कि भाई अर्थशास्त्र विज्ञान है या अर्थशास्त्र कला है। आप लोग पढ़ते देखते हैं ना कि साइंस स्ट्रीम वाले विद्यार्थी, आर्ट्स यानी कला वाले विद्यार्थी, तो बेसिकली हमें यहां ये अंतर पता होना चाहिए कि कला होता क्या है और विज्ञान क्या होता है। तो एक सामान्य सी अगर हम परिभाषा देखें, विज्ञान क्या होता है? किसी भी वस्तु का व्यवस्थित, क्रमबद्ध और तार्किक जो अध्ययन है, किसी भी वस्तु का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, तार्किक अध्ययन जिसे कि प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सके, जिसमें भविष्यवाणी की जा सके, हम कह सके
कि भाई अगर अमुक स्थिति होगी, जैसे विज्ञान का गुरुत्वाकर्षण का नियम बड़े ढंग से कहता है इस बात को कि अगर किसी भी वस्तु को आप पृथ्वी पर ऊपर उसकी तरफ उछालोगे तो वो नीचे की ओर आएगी। किसी भी बिना पढ़े हुए व्यक्ति से भी आप पूछते हो तो वो बता देगा। तो जिसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। को किसी भी विषय का क्रमबद्ध, तार्किक, व्यवस्थित अध्ययन जिसमें कि हम पूर्व अनुमान लगा सके, जिसमें हम भविष्यवाणी करने की क्षमता हो, वो क्या कहलाता है? वो विज्ञान कहलाता है। अब यहां अगर हम देखें तो क्या अर्थशास्त्र में विज्ञान होने के गुण विद्यमान है या नहीं? क्योंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और तार्किक विश्लेषण किया जाता है। जैसे क्रमबद्ध किसी भी वस्तु का अगर हम देखें तो उसकी एक प्रारंभिक अवस्था उपभोग है। उपभोग से ही वस्तुओं की मांग उत्पन्न होती है और मांग उत्पन्न होती है, उसको मांग अपनी पूर्ति उत्पन्न करती है, जिसके कारण से उत्पादन होता है। उत्पादन से वो बाजार आते हैं। तो ये एक पूरी लंबी श्रृंखला है। हम इसका पूरा विवरण आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो ये क्रमबद्ध विश्लेषण है, तार्किक है, रेशनल है, व्यवस्थित है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इसमें भविष्यवाणी करने या पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि मांग का नियम कहता है कि अगर अन्य तत्व स्थिर रहे तो किसी वस्तु की प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स अगर बढ़ती है, हम कहें कि वस्तु की कीमत 10 रुपए से बढ़कर के और 15 रुपए हो जाती है, तो हम आसानी से ये पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि उस वस्तु की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उस वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अर्थशास्त्र में कुछ तथ्यों के आधार पर पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि अर्थशास्त्र एक कला है। अब पहले यह जानना आवश्यक है कि भाई कला क्या है। किसी भी कार्य को, सामान्य सी परिभाषा अगर हम देखें कि किसी भी कार्य को करने का सर्वोत्तम जो तरीका है, किसी भी कार्य को करने की सर्वोत्तम जो विधि है वही कला है। कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका या सर्वोत्तम पद्धति वही क्या कहलाती है? कला कहलाती है। वस्तुओं का तार्किक और व्यवस्थित अध्ययन ये विज्ञान कहलाता है। शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो क्या अर्थशास्त्र एक कला है? अब कार्य को करने की जो सर्वोत्तम पद्धति है, इसके साथ में ही दूसरा जो पहलू जुड़ा हुआ होता है कार्य को करने की सर्वोत्तम पद्धति। अब चूंकि अर्थशास्त्र में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सभी जो आर्थिक क्रियाएं चाहे सूक्ष्म स्तर पर चाहे वृहद स्तर पर संपादित की जाती हैं, लेकिन अंतिम जो उद्देश्य होता है वो अंतिम उद्देश्य उपभोक्ता का उपयोगिता को अधिकतम करना। वो किस तरीके से होगी? सर्वोत्तम तरीके से। अगर वो उपभोग को अपनाएगा, उपभोग के सिद्धांतों को अपनाएगा तो ही कर पाएगा। उत्पादन करने वाला व्यक्ति अपने लाभ को अधिकतम करेगा तो वो लाभ को अधिकतम तभी कर पाएगा जब वह लाभ के सिद्धांतों का सर्वोत्तम उपयोग करेगा। वितरण यानी चाहे सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे कोई संस्था हो, सरकार का उद्देश्य होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत को की अनुपालना करना, यानी समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थापना करना। इसके लिए सरकार क्या करती है कि कई प्रकार के वितरण की पद्धतियों को अपनाती है। अब अगर सरकार सही तरीके से सर्वोत्तम पद्धति का इस्तेमाल करेगी तो ही वो काम अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त कर पाएगी। तो कहने का मतलब
फिर इस हिसाब से तो अर्थशास्त्र में कला के भी गुण विद्यमान है। लेकिन कला में एक मानवीय या सामाजिक पक्ष भी होता है, मानवीय व सामाजिक पक्ष। तो यहां से हम दोनों चीजों को लेकर के इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला, अर्थशास्त्र कला है, विज्ञान भी है। तो ये निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि अर्थशास्त्र ना केवल विज्ञान है बल्कि साथ में कला भी है। तो ये बात निकल करके आती है कि अर्थशास्त्र एक मानविकी है, क्योंकि समाज के बिना संपादित नहीं हो सकती, मानवीय क्रियाओं के बिना अर्थशास्त्र शून्य होता है। इसलिए मानवीय और चूंकि व्यवस्थित, क्रमबद्ध और तार्किक अध्ययन है, इसलिए विज्ञान है। दूसरी बात जो मोटी सी इससे निकल करके आती है कि अर्थशास्त्र किसी भी भाग अथवा क्षेत्र के आर्थिक पहलुओं का, आर्थिक पहलू कहें, आर्थिक पक्षों का विस्तृत अध्ययन है। अर्थशास्त्र किसी भी भाग, किसी भूभाग, किसी क्षेत्र, किसी देश, किसी राज्य के आर्थिक पक्षों का, आर्थिक पक्ष मतलब आर्थिक क्रिया, विभिन्न आर्थिक क्रिया, उन सब पक्षों का विस्तृत पूरा विवरण, विस्तृत अध्ययन। जैसे हम कहें, जैसे भारतीय भूभाग की हम बात करें, इस भारतीय भूभाग में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं संपादित की जाएंगी, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये सारी क्रियाएं नंबर डालते हैं उसको, ये सब क्रियाएं जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक पक्षों से संबंधित क्रियाएं हैं, वो सब इसके अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन हमें करना है। अब यहीं से हम एक चीज, एक बात निकल करके आती है कि भाई ये पूरा भूभाग, जिस किसी भूभाग का, जिस किसी संरचनात्मक इकाई का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस किसी भी संरचनात्मक इकाई का की आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, अब इसे हम क्या कह देंगे, फिर इसे हम कह देते हैं अर्थव्यवस्था। क्या कह देंगे? अर्थव्यवस्था। अब देखिए सामान्य सा डिफरेंस है, अर्थव्यवस्था और दूसरा क्या है, अर्थशास्त्र। दोनों में अंतर समझ ले। यहां अर्थशास्त्र तो एक अध्ययन की पद्धति है, अर्थशास्त्र क्या है, एक अध्ययन की पद्धति है, और यह वो पूरा भूभाग, वो पूरा परिक्षेत्र है जिसमें इस अध्ययन की पद्धति से हम इसका विश्लेषण करते हैं। यानी वह किसी भूभाग की वह संरचनात्मक इकाई जिसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो तो अर्थव्यवस्था है, और जिससे के माध्यम से, जिस पद्धति के माध्यम से किया जाता है, वो क्या है, वो अर्थशास्त्र है। तो कहने का मतलब किसी भूभाग या किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इसको लेकर के है कि अर्थशास्त्र वह माध्यम है जो किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, देश, अर्थशास्त्र वह माध्यम है जो सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले, सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति, अर्थशास्त्र सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति
कैसे की जाए, यह बात बताता है। अब यहां देखेंगे सीमित, यानी कि अगर हम देखें आमतौर बात है ये कि भाई संसाधन, प्रकृति में जो संसाधन है वो सब कैसे हैं, सीमित। भूमि अपने आप में सीमित है। अब किसी को भी देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी भी एक संख्या है। आप अगर देख रहे होंगे कि पूंजी, वो उसकी भी अपनी लिमिट है। श्रम, कितने मजदूर हैं, 2 है, 200 है, 5000 है, 50,000 है, उनकी भी अपनी संख्या है। तो कहने का मतलब जिसको हम एक इकाई में, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, तो वो सीमित है, ठीक है। और उसके फिर वैकल्पिक उपयोग भी है। देखिए बड़ी दिक्कत यहां पर क्या है कि मान लीजिए ये संसाधन है 4, सीमित है, और एक ही संसाधन में कई सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। बड़ी विडंबना यह है कि संसाधन एक तो सीमित है, एक नंबर, और दूसरे उनके वैकल्पिक उपयोग हैं। एक ही संसाधन, जैसे लकड़ी से हम किवाड़ भी बना सकते हैं, लकड़ी से हम बेड भी बना सकते हैं, उसी लकड़ी से हम टेबल भी बना सकते हैं, उसी लकड़ी से कुर्सी भी बना सकते हैं। अब संसाधन तो एक है जो सीमित है, और उसके कई सारे उपयोग हैं, यानी हम अपनी कई आवश्यकताओं की पूर्ति इससे कर सकते हैं। अब देखिए बड़ी विडंबना क्या है कि संसाधन सीमित, जिनके भी वैकल्पिक उपयोग हैं, और हमारी आवश्यकताएं असीमित। एक आवश्यकता समाप्त होती है, दूसरी आवश्यकता तुरंत जन्म ले लेती है। तो आवश्यकताओं का कभी अंत नहीं होता। आज हमारे पास में साइकिल नहीं है, आप अपने पिताजी से, अभिभावक से कहोगे, उन पिताजी साइकिल चाहिए, जैसे ही साइकिल की पूर्ति होगी वैसे ही उन बैग चाहिए, जैसे ही बैग की पूर्ति होगी बोले साहब मेरा मित्र है टोपी लगा के घूमे, मेरे पास टोपी चाहिए। तो कहने का मतलब जिस किसी की एक आवश्यकता पूरी होती है, तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए आवश्यकताएं तो कैसी हैं, अनंत हैं, और संसाधन सीमित है, और उनके भी वैकल्पिक उपयोग। चलो सीमित ही होते और उसका उपयोग फिक्स होता है, भाई लकड़ी से केवल गेट बनेगा, किवाड़ बनेगा, तो फिर हमारा दिमाग लगाने की आवश्यकता हमें नहीं थी। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसी जेब में हमारे में 100 रुपए है, बाजार पूरा खुला पड़ा हुआ है। अब पूरे उस बाजार में से हम उस 100 रुपए में पूरा बाजार तो खरीद नहीं सकते। संसाधन सीमित, यानी 100 रुपए, और उसके वैकल्पिक उपयोग। अब उस 100 रुपए से हम किताब भी खरीद सकते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं, समोसा भी खा सकते हैं, सेब भी खरीद सकते हैं, केला भी खरीद सकते हैं। अब दिक्कत यही है कि हम इन सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले संसाधनों से हमारी इन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें, यह रास्ता हमें जो दिखाता है, यह रास्ता जो हमें दिखाता है, वही अध्ययन की पद्धति क्या कहलाती है, अर्थशास्त्र कहलाती है। अर्थशास्त्र हमें बताता है कि हम सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस माध्यम से या किस तरीके से कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ये 3 बातें यहां से निकल करके आई। एक इसमें हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं में मानविकी या सामाजिक पक्षों के कल्याण को का द्योतक होता है। जब वेलफेयर इकोनॉमिक्स को इसमें जोड़ा गया तो ये लाइन भी इसके साथ में जोड़ दी गई। तो सीधी सीधी सी हम बातें यहां कर सकते हैं। तो ये बात तो हुई हमारे अर्थशास्त्र को लेकर के एक सामान्य समझ। तो अर्थशास्त्र में इस प्रकार से, एक तो अर्थशास्त्र मानवीय विज्ञान है, यानी कला और विज्ञान दोनों ही पक्ष उसमें सम्मिलित होते हैं। अर्थशास्त्र सीमित संसाधन जिनके की वैकल्पिक उपयोग हैं, उनसे हम असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करें, इस बात को बताने वाला विज्ञान है। और वही तीसरी जो हमने बात की थी, अब हम बात शुरू करें अर्थशास्त्र के क्षेत्र को लेकर के। देखिए कोई भी विषय एक सामान्य और एक विस्तृत समझ उस विषय के संदर्भ में विकसित करना आवश्यक है।
कोई भी विषय अपने जन्म के साथ ही परिपूर्ण नहीं होता है। जैसे जैसे समय निकलता है उस विषय में परिवर्तन और संवर्धन की प्रक्रिया अनवरत चलती है। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि अर्थशास्त्र 1776 में एक पुस्तक आई थी, आप उसको चाहे रिक्त स्थान और उस पुस्तक का नाम अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि उस बुक का क्या नाम था। कल बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो ये पुस्तक आई थी और इस पुस्तक के बाद अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में स्थापित हुआ था 1776 से लेकर के, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और लगभग यहां से आते आते 1930 तक अर्थशास्त्र का अध्ययन एक लीनियर सिस्टम में चला, एक रेखीय तरीके से चला कि भाई जो ये माना जाता था सामान्य तौर पर कि जो बात एक व्यक्ति पर लागू होती है वही बात उन व्यक्तियों के समूह पर भी लागू हो सकती है। जैसे आय के संदर्भ में अगर एक सामान्य सी बात कही जाती है कि एक परिवार में ए बी सी डी 5 सदस्य हैं, इन पांचों ही सदस्यों की ए की आय मान लो 2000 है, बी सी डी, अब अगर इन सबकी आय को जोड़ दिया जाए, ये तो एक व्यक्ति की आय हमने ज्ञात की, ऐसे ही सबकी आय ज्ञात करके अगर जोड़ दिया जाए तो उस परिवार की आय आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर सभी की आय पूरे देश की जोड़ दी जाए तो देश की राष्ट्रीय आय आ जाएगी। तो ये धारणा चली आ रही थी कि भाई जो बात एक व्यक्ति पर लागू होती है वही बात पूरे समूह, यानी जो सूक्ष्म स्तर पर लागू है उसी को हम बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर भी लागू कर सकते हैं, तो उससे कोई समस्या पैदा होने वाली नहीं होती है। यानी कहने का मतलब ये था कि एक व्यक्ति पर लागू होने वाले सिद्धांतों के साथ ही पूरी अर्थव्यवस्था पर उन सिद्धांतों को लागू करके प्रक्रियाएं चलती चली आ रही थी 76 से लेकर के 1930। अब होता क्या है, थोड़ा सा यहां पर मैं ज्यादा इसको नहीं लूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक पृथक से अलग से विषय है जिस पर कभी बात होगी हमारी बात करेंगे। 1930 आते आते क्या हुआ, हम जानते हैं कि 1914 से लेकर के और 1919 18 ऑलमोस्ट लास्ट 19 में संधि हो गई थी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध का जो केंद्र रहा था, प्रथम विश्व युद्ध का केंद्र बिंदु था वो था यूरोप। ठीक है, लगभग ये कहा जाता है कि भाई इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जन और धन दोनों की ही हानि हुई। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई, यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल बैठने लग गई और इसका इम्पैक्ट देखिए अर्थशास्त्र के संदर्भ में एक सामान्य समझ आप विकसित कर लें कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्थाओं में आज लगाया हुआ इंजेक्शन आज की आज रिजल्ट नहीं देता है। आज अगर आपने इंजेक्शन लगाया है उसका रिजल्ट आपको कम से कम 1 साल बाद या न्यूनतम अगर हम कहें तो 6 महीने बाद दिखाई देने लगेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, तुरंत इसका इफेक्ट नहीं दिखता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब अर्थव्यवस्थाएं चरमरा उठी, अर्थव्यवस्थाओं में मांग की बहुत ज्यादा कमी हो गई, तो यूरोप में 1930 में यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी उत्पन्न हुई। मंदी जिसे रिसेशन कहा जाता है। धीरे धीरे ये मंदी विश्व के और देशों में फैलने लगी और इसलिए इसे कहा जाता है विश्वव्यापी मंदी। अब मंदी क्या होती है या थोड़ा सा समझेंगे फिर आगे चलेंगे। मंदी क्या होती है, सामान्यतः हम आम प्रचलन की भाषा में मंदा और सस्ता एक शब्द यूज होता है, एक दूसरे के पर्यायवाची। मंदी मतलब सस्ता, जब कीमत स्तर बहुत कम हो जाए उसको मंदी कहते हैं। सामान्य जब कीमत स्तर बहुत कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाई बहुत सस्ता हो गया, बहुत मंदा हो गया।
लेकिन जब यहां से ही एक दूसरी बात और निकल के आए कि भाई जब कीमत स्तर, वस्तुओं के कीमत स्तर बहुत अधिक अगर गिर गए, तो कीमत स्तर जब लगातार गिरेंगे तो एक इसका इंपैक्ट पैदा होगा कि जो उत्पादक है, जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, उसकी आमदनी पर क्या असर होगा? उसकी आमदनी भी तो कम होगी। अगर कीमत स्तर लगातार गिर रहे हैं तो इसकी आय कम होगी। अब अगर इसकी आय अगर कम हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई ये उत्पादन भी कम करेगा, क्योंकि उसका माल बिक ही नहीं रहा। कीमत स्तर कम हो रहा है क्योंकि मांग नहीं है, मांग कम है। मांग नहीं कि माल बिक नहीं रहा, माल बिक नहीं रहा तो उत्पादन भी, जो उत्पादन करने वाला है वो उत्पादन कम करेगा, और कम करेगा तो जो रोजगार में लगे हुए लोग हैं, कल से कहेगा भाई आज 10 आए थे, कल 5 आना यार, क्योंकि माल बिक नहीं रहा। कम उत्पादन कम करेगा, उत्पादन कम करेगा तो लोगों को रोजगार से हटाएगा, यानी रोजगार कम होगा, और रोजगार धीरे धीरे ये चक्र जब चलता रहेगा तो अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगी? बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर क्या फैल जाएगी? बेरोजगारी। कुछ ऐसा ही होगा ये बात, लेकिन तत्कालिक अर्थशास्त्री समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए इसकी मैं बात करूंगा कि हुआ क्या कि अर्थव्यवस्था में कीमत स्तरों में लगातार 1920 के बाद, यूरोप में 1920 के बाद लगातार कीमत स्तरों में कमी होती चली गई। तो चूंकि जब कीमत स्तर कम है, माल बिक नहीं रहा है, गोदामों में भरा पड़ा है, ये कहा जाता है तत्कालिक रूप से कि यूरोप में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि माल गोदामों में सड़ रहा था और बाजारों में लोग खरीदने वाले नहीं थे। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। तो जब माल गोदामों में सड़ रहा है तो कोई उत्पादन क्यों करेगा, और जब उत्पादन नहीं करेगा तो लोगों को रोजगार से हटाएगा। साधन जो लगा रखे हैं उन साधनों को हटाएगा। मैंने श्रम का तो एक उदाहरण दिया, बाकी और भी साधन है, ठीक है। उनको जब हटाएगा तो स्वाभाविक है रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो क्या होगा? बेरोजगारी रहेगी। तो अर्थव्यवस्था में दो काम एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ तो सामान्य कीमत स्तरों में कमी आ रही है, सामान्य कीमत स्तरों में कमी, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, सामान्य सा समझ लीजिए, व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र में इसको थोड़ा डिटेल में पढ़े। सामान्य कीमत स्तरों में एक तरफ तो कमी आ रही है और इसके कारण से क्या हो रहा है? प्लस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी। और जब ये दोनों इफेक्ट एक साथ हो, सामान्य कीमत स्तरों में लगातार कमी के साथ ही जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी विद्यमान हो, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उस अवस्था को ही हम क्या कहेंगे? मंदी कहते हैं। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? मंदी। अब सीधी सी एक परिभाषा क्या निकली कि अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तरों में लगातार कमी के साथ जब क्या पाई जाए? बेरोजगारी विद्यमान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं। और मंदी उत्पन्न कैसे हुई? ये सर्किल चला। सर्किल अभी देखिए, बेरोजगारी है, बेरोजगारी आने से लोगों की आय पर क्या असर होगा? आय कम हो जाएगी। अब आय अगर कम हो गई, मैं मान लीजिए पहले 5,000 रुपए कमाता था और अब 2,000 रुपए अगर कमा रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं पहले की तुलना में ज्यादा माल खरीदूंगा कि कम खरीदूंगा? सोचिए थोड़ा सा। अगर मेरी आय कम हो गई तो मैं पहले जो सामान खरीद रहा था उससे ज्यादा खरीदूंगा कि कम खरीदूंगा? स्वाभाविक रूप से पहले की तुलना में मैं कम खरीदूंगा। तो इसलिए मेरी मांग भी क्या है? कम हो गई। आय कम हो गई, इसको तीर का निशान रखने के लिए होता है, और इसके साथ ही फिर क्या हो गई? मांग कम हो गई। अब एक तो पहले से ही मांग कम है, इसके इंपैक्ट से मांग और कम हो गई, तो फिर कीमतें और गिर गई, कीमतें और गिर गई, माल और नहीं बिक रहा, और बेरोजगारी और बेरोजगारी, और आय कम और आय कम, और मांग कम और मांग कम, कीमतें और गिर गई।
ये सर्किल इस तरीके से चल गया उल्टा। लेकिन ये बात तो तत्कालिक रूप से समझ में नहीं। अब ऐसा जब सर्किल चलने लगा तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई जब तुम बीमार अगर होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो तत्कालिक रूप से जब आर्थिक बीमारी हो तो अर्थशास्त्री के पास जाएंगे। तो उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, शिकागो, उन सबके जो बड़े बड़े नामधारी अर्थशास्त्री थे, उनसे कहा बोल भाई संभालो, क्या हाल है? उनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा बोल इसमें कहीं कोई समस्या ही नहीं है। बोल क्या करना है? बोल करना कुछ नहीं है, मजदूरी की दरों को कम कर दो। क्या करना था? मजदूरी की दरों में कमी। क्या करना है? बोल करना कुछ नहीं है, मजदूरी की जो दर है उनको कम कर दो, फटाफट ठीक ठाक ढंग से अपने अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। लेकिन अब देखिए इनका जो तर्क था वो ये था कि जैसे अब मजदूरी मान लीजिए 100 रुपए है, इन्होंने कहा मजदूरी जो है 100 रुपए से घटा के 50 रुपए कर दो। फिर क्या होगा? बोले इससे ये होगा कि भाई एक नंबर तो जो लोग 100 रुपए पर मजदूरी करने को तैयार है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो 50 पे करने को तैयार नहीं होंगे। और जब अगर रोजगार मिल रहा है और अगर रोजगार नहीं करना चाहता तो वो बेरोजगार नहीं है, तो आधी बेरोजगारी खत्म तो ऐसे हो जाएगी। अगर रोजगार उपलब्ध है, भाई बेरोजगार कौन है? जिसको रोजगार उपलब्ध हो, नहीं हो, काम करने की इच्छा हो लेकिन रोजगार उपलब्ध नहीं हो, वो व्यक्ति बेरोजगार है। अब अगर काम कर उपलब्ध है और काम करना नहीं चाहता तो वो तो बेरोजगार नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि यहां से लागत कम हो जाएगी, यहां जो ये उत्पादन उन्होंने घटाया है उत्पादकों ने, इनकी क्या होगी? मजदूरों की दर जब कम होगी तो लागत कम हो जाएगी। थोड़ा धैर्य के साथ इसको 2-3 बार देखेंगे, समझ में आएगी। लागत यहां कम हो जाएगी। जब लागत अगर कम होगी तो सीधे कम कीमत पर बेचने में कोई समस्या नहीं। ठीक है साहब, ये इंजेक्शन लगाया पर ये जो डॉक्टर निकले ये झोला छाप निकले। कैसे निकले झोला छाप? तो लागत कम कर दी, ठीक है, मजदूरी की दर कम कर दी, इन्होंने कहा लागत कम हो जाएगी। लेकिन ये एक चीज भूल गए कि अगर मजदूरी कम करेंगे तो मजदूरी कम करने से इनकी आय भी तो कम होगी। आय कम होगी तो मांग और कम होगी। पहले 100 रुपए तो मिल रहे थे कम से कम, अब 50 मिल रहे थे, और कम होगी, और कम होगी, कीमत स्तर और घटने लगे और बेरोजगारी। बोले स्वामी जी कैसे इंजेक्शन लगा दियो भाई, यहां तो स्थितियां बड़ी विचित्र हो। तो कहने का मतलब विश्वव्यापी मंदी का कोई इलाज नहीं मिल रहा था और यहां से अर्थशास्त्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आया और जिससे अर्थशास्त्र की दिशा, दशा और एक नई शाखा का जन्म हुआ। 1936 में एक अर्थशास्त्री हुए, पहले थे, ऐसे नहीं कि जन्म हुआ 1936 में, पहले से ही थे, लेकिन 1936 में एक अर्थशास्त्री J.M. केन्ज, जॉन मेनार्ड केन्ज, भारत भी आए हैं। इंग्लैंड का जब शासन यहां चला करता था तो उन्होंने यहां भेजा था बैंकिंग व्यवस्था में थोड़ा काम करने के लिए, तो ये आए J.M. केन्ज। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बड़ी महत्वपूर्ण एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी को लेकर के, बड़ी महत्वपूर्ण, जिसको जर्नल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, मैं बात करूंगा इसकी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा बोले ये सारा तंत्र ही गलत है। इन्होंने परंपरागत सारी पद्धतियों को बदल दी। इन्होंने कहा कि आप जो बीमारी है, आप इंजेक्शन लगा रहे हो मलेरिया का, जबकि आपको पता ही नहीं है वास्तव में बीमारी क्या है। इंजेक्शन मलेरिया का लगा रहे हो, अगले के पीलिया हो रहा है। भाई ठीक अगर करना है तो पीलिया का इलाज करो, मलेरिया का इलाज क्यों कर रहे हो? तो
सबने कहा नहीं, ठीक है तुम बताओ। इन्होंने कहा ठीक है हम बता दें। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी जर्नल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, पुस्तक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक जो निश्चित रूप से हमें याद रखनी ही रखनी है, निश्चित रूप से हमें इसको याद रखना ही रखना है। 1936 में एक पुस्तक आई जिस जॉन मेनार्ड केन्स की जर्नल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं जर्नल थ्योरी। जैसे एडम स्मिथ की पुस्तक को वेल्थ ऑफ नेशन कहते थे, ठीक उसी प्रकार से इसे हम कहते हैं जर्नल थ्योरी। पूरा नाम जर्नल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक आई और इन्होंने कहा कि बोले भाई ये जो है विश्वव्यापी मंदी का आपको कारण ही नहीं पता है, आप पता करो कि इसको पी लिया है, मलेरिया नहीं है। तो उन्होंने यहां से कुछ नए सिद्धांत गढ़े और तब से अर्थशास्त्र यहां से दो शाखाओं में बट गया। इन्होंने कहा कि आप जो सिद्धांत एक फर्म एक व्यक्ति पर लागू हो रहे हैं, उन सिद्धांतों से आप अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते। एक व्यक्ति या एक फर्म में आप मजदूरी की दर कम करके, एक फर्म में आप मजदूरी की दर कम करके उसकी लागत में कमी ला सकते हो, एक फर्म के लिए ठीक है। लेकिन अगर पूरी अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दर को कम करोगे तो समग्र मांग जो है वो घट जाएगी, और मांग घटेगी तो कीमत फिर घटेगी। इसलिए एक फर्म के सिद्धांतों को एक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर लागू नहीं किया जा सकता। और यहां से इन्होंने कहा कि एक फर्म के सिद्धांत और एक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पृथक पृथक होते हैं, और यहां से अर्थशास्त्र के दो शाखाएं हो गई। और दो शाखाएं कौन कौन सी हो गई? एक शाखा जिसे हम कहते हैं माइक्रो, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें इसको तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरी शाखा मैक्रो, जिसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर यहां देखें तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले जॉन मेनार्ड केन्स से पहले इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जा चुका था, और इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति था 1933 में माइक्रो और मैक्रो इन दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया था रैगनर फ्रिस। रैगनर फ्रिस नाम के व्यक्ति ने माइक्रो और मैक्रो इन दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि माइक्रो और मैक्रो शब्दों का इस्तेमाल पहली बार किसने किया था? 1933 में रैगनर फ्रिस नाम का व्यक्ति था जिसने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो माइक्रो जो शब्द है, माइक्रो शब्द बना है लैटिन भाषा के माइक्रोज से। किससे बना है? माइक्रोज। और जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सूक्ष्म, छोटा, लघु। सूक्ष्म, छोटा या
वहीं दूसरी तरफ मैक्रो जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है मैक्रोज, और मैक्रोज का शाब्दिक अर्थ होता है वृहद या बड़ा या व्यापक। छोटी सी एक समझ हम यहां विकसित करें। यहां से अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हो गई, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो जो कि शब्द लैटिन भाषा का शब्द है माइक्रोज, उससे बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। वहीं दूसरी तरफ मैक्रोज, मैक्रो जो लैटिन भाषा का ही वर्ड है मैक्रोज, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वृहद, बड़ा या व्यापक। अब यहां अगर देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब छोटा, यानी कि वह अर्थशास्त्र के अध्ययन की वह शाखा या वह पद्धति जिसमें सूक्ष्म यानी छोटी इकाई, सूक्ष्म मतलब छोटी इकाई, जैसे एक व्यक्ति, जैसे एक फर्म, जैसे एक परिवार। तो जब हम एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक फर्म का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे हमें पार्ले जी का अध्ययन करना है, माइक्रो। जैसे मेरे परिवार का अध्ययन करना है, माइक्रो। जैसे मान लीजिए किसी एक दुकानदार का अध्ययन करना है, किसी बाजार का अध्ययन करना है, माइक्रो। जब हम अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें छोटी इकाई, सूक्ष्म इकाई, लघु इकाई जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था आदि का अगर हमें अध्ययन करना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्रो वृहद यानी बड़ा। अब देखिए समझ में आना चाहिए, छोटी इकाइयां, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक संस्था, माइक्रो। मैक्रो यानी कि बड़ा, व्यापक। अब बड़ा या व्यापक जब हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहेंगे समष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हमारे अध्ययन का दायरा संपूर्ण अर्थव्यवस्था हो, जैसा नाम से पता चला वृहद या बड़ा, और जब हमारे अध्ययन का दायरा छोटी छोटी इकाइयां हो, सूक्ष्म इकाइयां हो, तो उसे हम